मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पीएससी मेंस क्लास के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलते हैं हम अपनी जो सीरीज रेगुलर चल रही थी उसको कंटिन्यू बढ़ाते हुए आगे। तो जैसा दोस्तों अपन सब लोग इसको रेगुलर, उम्मीद है आप सब लोग देख ही रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल को आंसर के साथ जोड़ती है और आपको पीएससी के उस रास्ते पे लेके जाएगी जिस रास्ते को हमको आगे चल के पेपर्स के अंदर लिखना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी फालतू का सिस्टम नहीं दे के रखा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपन पहले से पढ़ चुके हैं। चलते हैं अपन अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। तो इसके अंदर जैसे अपन देख रहे थे, अपन लोगों ने यहाँ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ नव लोक प्रशासन या फिर लोक प्रशासन के बारे में आगे बढ़ रहे थे। कल की स्टेज के अंदर अपन ने यह देखा था कि उसके कितने स्टेज के अंदर विकास हमारे सामने नजर आया था। लेकिन आज की उसी विकास की क्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज को निरंतर कंटिन्यू करते हुए, आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। हनी प्रतिवेदन, हनी रिपोर्ट क्या है? ये एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि देखो अब हम लोगों ने क्या किया है, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग कर दिया था वुड्रो विल्सन ने। उसके द्वारा क्या, अब हम सब लोग, अमेरिका की जनता आपस में सारा काम कर रही है। क्या हम लोगों ने ये पांचवी चढ़र के अंदर ये देखा था कि अब नए लोक प्रशासन का जन्म फिर से हो रहा था। वो भी अमेरिका की जनता के द्वारा किया जा रहा था। वो क्यों किया जा रहा था? वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका की जनता की जो भी समस्याएं थीं, उन सारी समस्याओं का समाधान और जो भी ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ की सरकार और ना ही वहाँ का प्रशासन कर रहा था। तो इस वजह से अमेरिका के लोगों ने खुद ही अपने आप को सामने किया और यहाँ पर उन्होंने, इस तरीके से अगर अपन इंडिया की बातें करें तो इंडिया के अंदर अपन कुछ भी काम करने के लिए सम्मेलन करते हैं, संघ बनाते हैं। ऐसा ही काम अब अमेरिका में भी होने लगा था, क्योंकि उन सारे लोगों को उनकी सारी समस्याओं का समाधान चाहिए था। इसके लिए अब दिन ब दिन कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ ना कुछ आता रहेगा, रिपोर्ट चलेंगी और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सम्मेलन भी होंगे। सम्मेलन के बारे में मैं आपको बता दूं, मुनरो ब्रुक सम्मेलन के नाम से 3 सम्मेलन होते हैं। एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है। ये सारी छोटी से लेके बड़ी घटनाएं 5 नंबर या फिर 3 नंबर के अंदर अक्सर सवालों के अंदर पूछी जाती हैं। चलते हैं अपन पहले सवाल का आंसर देखने के लिए। हनी प्रतिवेदन क्या है? हनी रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट क्या थी जिसकी वजह से इसको आज हमें पढ़ना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों था? ऐसा क्या बोला गया था इस रिपोर्ट के अंदर कि हनी प्रतिवेदन को आज हमारे सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया गया? चलते हैं सवाल के आंसर की तरफ। प्रोफेसर जॉन सी हनी, प्रोफेसर जॉन सी हनी, ये अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम यहाँ लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपन को 3 पॉइंट देने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के सवाल के अंदर। प्रोफेसर जॉन सी हनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई या फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट 1966 में पेश की गई थी। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बल इस बात पे दिया था कि जो भी प्रशासन के अधिकारी होंगे, वो सारे के सारे लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर उन लोगों को हमारे बीच में रहने के बाद हमारा ज्ञान होना चाहिए। वो एक हाई लेवल डिग्री प्राप्त करके आने वाला बंदा होना चाहिए, जिससे वो सारी समस्याओं को ठीक से समझ सके और सारी समस्याओं का समाधान बड़े ही सरल तरीके से निकाल सके। ऐसा उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर बोला। उस रिपोर्ट को आगे चलकर प्रस्तुत भी किया गया और इन्होंने, सबसे बड़ी बात, हनी रिपोर्ट जी थी, हनी प्रोफेसर जॉन सी हनी, इन्होंने वकालत करके रखी थी 1967 में। वो भी किस क्षेत्र में? लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को लेकर इन्होंने वकालत करके रखी थी। बात करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण क्या होता है। एकीकृत दृष्टिकोण वो होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का शासन चलता है। एक बंदे के द्वारा दिए गए निर्देशन को एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे कि अपन बातें करते हैं, क्या, मैं हूँ, मेरे को मेरे पापा ने बोला सब्जी लेके आ। उसके बाद कुछ मिनट बाद मम्मी भी आती हैं, मम्मी बोलती हैं पहले बाजार जा, बाजार से मेरे लिए एक क्लब या फिर कुछ भी लेके आ। अब यहाँ सवाल ये आता है, बंदा एक था, निर्देशन दो लोगों के थे।
तो वहाँ एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होता, बल्कि एकीकृत दृष्टिकोण वो होता है जहाँ मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे रहा हूँ। क्या मैं सबसे पहले अपने पापा की बात को मानूँगा या फिर पहले मम्मी की बात को मानूँगा? इसे कहते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। और पापा के द्वारा दिया गया निर्देशन मेरे लिए मानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एकीकृत दृष्टिकोण का ढाँचे के रूप में आता है। एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में अपन यह कह सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की बातें सुनना इम्पोर्टेंट होता है। एक ही व्यक्ति तुम्हें निर्देशन देगा तो तुम अपना काम अच्छे और सही तरीके से करोगे। अगर एक ही व्यक्ति को 4 लोग आकर निर्देशन दें कि नहीं तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है, तुम इसको इस तरीके से करो या फिर तुम इसको इस तरीके से करो, तो वो व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो अपने काम को करने में शायद असमर्थ भी रहे। तो अपना 3 नंबर का सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। सबसे पहला सवाल ये था, हनी प्रतिवेदन या फिर हनी रिपोर्ट क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1966 में प्रोफ़ेसर जॉन सी हनी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति के अंदर सबसे ज़्यादा बल हाई लेवल की शिक्षा पर दिया गया था और जॉन सी हनी ने एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत भी करके रखी थी और उन्होंने इसके अंदर एकीकृत दृष्टिकोण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। चलते हैं अपन अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, फ्रैंक मैरिमी क्या है? फ्रैंक मैरिनी या फिर फ्रैंक मैरिमी भी लिखा मिलता है कई जगह। एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर लोक प्रशासन जिस तरीके से पहले चल रहा था उसका सारा डाटा हटाकर अपना खुद का नया डाटा पेश किया। बोला अब लोक प्रशासन इस तरीके से चलना चाहिए और अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, इन्होंने एक खाका तैयार किया था। पूरा लोक प्रशासन को चलाने का जो खाका होता है वो इन्होंने तैयार किया था इस किताब के अंदर। उस किताब का नाम था नवीन लोक प्रशासन की दिशाएँ या फिर नवीन लोक प्रशासन, जो हमारी जनता के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब हम लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है आंदोलन करने के बाद या फिर सम्मेलन करने के बाद या फिर हमारी माँगों को उठाकर आगे लाने के बाद जब हमारा खुद का नव लोक प्रशासन हमारे सामने आएगा तो हम उसको इस तरीके से चलाना पसंद करेंगे। ये सारी बातें फ्रैंक मैरिमी अपनी इस पुस्तक के अंदर बोलते हैं और ये पुस्तक 1971 में लिखी गई थी। मिनरो परिप्रेक्ष्य में नवलोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। इन्होंने ये पुस्तक लिख दी थी, लेकिन तारीख बल चलते हैं अपन 1968 के अंदर। 1968 मतलब आज से 3 साल पहले। 1968 के बारे में बातें करें तो 1968 में ये बातें, एक सम्मेलन हुआ था मुनरो बुक सम्मेलन। उस सम्मेलन के अंदर इसमें से कुछ बातें बोली गई थी या फिर ऐसे कुछ सिद्धांत उस सम्मेलन के अंदर लेक्चरों में भी सुनाए गए थे। तो शायद अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्होंने सारे के सारे सिद्धांत शायद हो सकता है वहाँ से कॉपी किए हों, लेकिन नहीं, अपन 100% ये नहीं बोल सकते। कुछ इन्होंने अपने मन से भी दिए थे, मान लेते हैं कुछ चोरी भी किए होंगे, तो अपना क्या जा रहा है। ठीक, चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। पहला सवाल, अब कुछ सम्मेलन होने जा रहे हैं, उन सम्मेलनों के बारे में बातें करेंगे। सम्मेलनों से होने से फ़ायदा क्या होता है? देखो, सम्मेलन जैसे अगर अपन अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें करें तो वहाँ पे अपन को एक चीज़ नज़र आती है। इंडिया के अंदर बोला गया है कि देखो, जब भी तुम्हें सरकार की कोई नीति पसंद ना आए, तुम सम्मेलन कर सकते हो। जब भी तुम्हें सरकार की कोई नीति पसंद ना आए, तुम रैलियाँ निकाल सकते हो। जब भी तुम्हें सरकार की कोई नीति पसंद ना आए या फिर सरकार का काम तुम्हें पसंद ना आए, उस वक़्त तुम आवेदन दे सकते हो एक उच्च अधिकारी को। ये तीनों काम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा लिखे हुए हैं। लेकिन बस एक चीज़ पर बल कभी मत देना, हिंसा बिल्कुल भी मत करना। लड़ाई झगड़ा दंगा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे सरकार का नुकसान कम, तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसके लिए ये वाली अवधारणा जो हमारे इंडिया के अंदर आज जुड़ी हुई है, सम्मेलन जो शब्द है, उसको हमने अमेरिका के लोगों से ही सीखा था। अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले सम्मेलन 1968 में किया था। तो वो सम्मेलन क्या था उसके बारे में बातें करते हैं। सम्मेलन 3 तरह के होते हैं, मतलब नव लोक प्रशासन को इन्होंने आसमान तक पहुंचाने के लिए या फिर नव लोक प्रशासन को आज हमारे सामने एक सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सम्मेलन किए, जो
मुनरो ब्रुक सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह से अपन एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए हैं। तो उसी तरीके से इन लोगों ने वहाँ अमेरिका के अंदर लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए या फिर लोक प्रशासन को अपनी चरम सीमा तक या फिर जिस तरीके से लोक प्रशासन हम बनाना चाहते हैं कि वो आगे चल के हमारी सारी समस्याओं का समाधान करे, उस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सम्मेलन यहाँ बताए गए हैं। काफ़ी और सम्मेलन भी हुए थे, लेकिन 3 सम्मेलन मुनरो ब्रुक सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट भी हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ रखा है, क्योंकि ये कई बार 3 नंबर के सवाल के अंदर भी पूछे गए हैं। चलते हैं अपन अपने सबसे पहले सम्मेलन की तरफ। तो पहला सम्मेलन डाइड वाल्डो, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे, डाइड वाल्डो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ये सम्मेलन कब होता है? 1968 के अंदर होता है। और इसके अंदर जो भी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, सारे के सारे युवा लोग थे, बुजुर्ग लोग कोई भी नहीं था। मतलब एक नवीन पीढ़ी इस सम्मेलन को आगे चला रही थी। और इस सम्मेलन के अंदर रिजल्ट क्या निकल के आया था? इस सम्मेलन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन का जन्म होना शुरू हो गया था। लोक प्रशासन का एक खाका तैयार हो गया था और सब लोग बातें करने लगे थे कि लोक प्रशासन अब फिर से एक नए रूप में हमारे सामने आएगा, और वो जिस रूप में हमारे सामने आएगा वो हमारे द्वारा ही तैयार किया जाएगा। तो इस सम्मेलन से अपन को सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट निकल के सामने आता है। नव लोक प्रशासन की अवधारणा आई, मतलब एक नीति सामने आई कि नव लोक प्रशासन एक नीति ऐसी बनाई जाएगी जो हमारे लिए काम करेगा। चलते हैं अपन अपने दूसरे सम्मेलन की तरफ। दूसरा मुनरो ब्रुक सम्मेलन यह होता है 1988 में, 20 साल के बाद। यहाँ पर हर एक सम्मेलन 20 साल के बाद ही हो रहा है, याद रखना। तो इस हिसाब से अपन एवरेज लगा सकते हैं कि दूसरा सम्मेलन उम्मीद है 2008 में होना चाहिए, और वो ऐसा हुआ भी। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1968 में, जॉर्ज या वो सॉरी डायड वाल्डो की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अंदर नवलोक प्रशासन की अवधारणा हमारे सामने निकल के आई थी। दूसरा सम्मेलन 1988 में ठीक 20 साल के अंतराल में हुआ था। उस वक्त अध्यक्ष थे जॉर्ज फ्रेडिक्सन, इनकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। इसके अंदर एक बात हुई थी, वो बात के बारे में बताता। इस वक्त क्या हुआ था, जब अमेरिका की सारी जनता कहाँ थी? सम्मेलनों में थी। उस वक्त अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, अमेरिका के जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जो बनाए गए थे सिद्धांतों के बल के रूप में, उन लोगों ने क्या किया, सारा का सारा पैसा उस चीज में लगा दिया जिस चीज के लिए उन्होंने कभी काम करना सोचा ही नहीं। मतलब जो नया लोक प्रशासन उन्होंने बना के रखा था, उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये तैयारी करने में, ये वो करने में, सारे के सारे उल्टे सीधे काम करने में पैसा पूरा खत्म हो गया। इस वजह से अमेरिका के अंदर पूरी इकोनॉमी माइनस में चली गई। यहाँ पर इकोनॉमी के तीनों सब्जेक्टों का नाम ले के रखा है मैंने। अगर अपन इसको इंग्लिश में बोलें तो एलपीजी, हिंदी में बोलें तो उदासीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों का रिजल्ट अपन लोगों को, वहाँ की जनता को देखने के लिए मिलता है। जनता को देखने के लिए मिलता है तो जनता और ज़्यादा बौखला जाती है। बोलता है तुम्हारे होते हुए, सरकार के होते हुए हमारा देश माइनस में कैसे जा रहा है? तुमसे देश नहीं चल रहा तो मना कर दो, क्यों बैठे हुए हो फालतू में? हम अपने नाम का एक नया लोक प्रशासन निकल कर लेके आ रहे हैं, वो फिर से एक अच्छे स्वरूप के रूप में हमारे अमेरिका को फिर से आगे बढ़ाएगा। तो वहाँ से भी जो दूसरा सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के अंदर भी सिर्फ एक ही चीज़ अपन को फिर से नजर आती है, लोक प्रशासन का जन्म फिर से हो रहा है। मतलब लोक प्रशासन अब दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा था। इन दोनों सम्मेलन के अंदर अपन ने देखा कि पहले सम्मेलन के अंदर कमी क्या थी। पहला सम्मेलन जो था वो नव नव मतलब नवीन लोगों ने किया था, मतलब युवा लोग थे इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले। दूसरे सम्मेलन की बातें करते हैं तो दूसरे सम्मेलन के अंदर मेन बात ये थी, अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक्स ढांचे का कम हो जाना या फिर माइनस में चले जाना, क्योंकि उदासीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था अमेरिका के अंदर। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने इस आग को और ज़्यादा घी डालना शुरू कर दिया। फिर क्या होना था, नवलोक प्रशासन आज हमारे सामने एक दिन निकल के आया। कई सम्मेलन का, कई क्रांतियों का परिणाम है नवलोक प्रशासन। जैसा कि अपन 5 चरणों के अंदर भी देख चुके हैं कि नवलोक प्रशासन एक दिन की उपज नहीं है, इसे यहाँ आने में काफ़ी समय लगा। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ।
तीसरा नवलोक प्रशासन का सम्मेलन, मतलब तीसरा मुनरो वुक सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन कब होना था ये आपको पहले से ही मालूम है, 2008 में होना था, क्योंकि यहाँ पे हर एक सम्मेलन 20 साल के अंतराल में हो रहा है। लेकिन इस वक्त इसके अध्यक्ष रोज मैरी ओ लेरी थी, एक लेडी जिसकी अध्यक्ष बनाई गई थी इस वक्त। तीसरे सम्मेलन के अध्यक्ष एक लेडी बनाई गई थी। यह सवाल कई बार पूछा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा, सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख देता है रोज मैरी मी, इतना लिख दिया 3 नंबर में बताओ इसको, तो 3 नंबर में अपन को पूरा तीसरा मुनरो ब्रुक सम्मेलन के बारे में बताना पड़ेगा कि यह सम्मेलन 2008 में किया गया था, रोज मैरी मी की अध्यक्षता में किया गया था। सबसे बड़ी बात, इस सम्मेलन में जैसा अपन ने दूसरे सम्मेलन के अंदर देखा था, अमेरिका की इकोनॉमी पूरी माइनस में जा चुकी थी, और यहाँ तो इकोनॉमी इतनी चली गई, मतलब डाउन ग्रेड जमीन के अंदर जा चुकी थी, जैसा कि आज की जनरेशन के अंदर अपन देखें इंडिया की जीडीपी है, इस लेवल पे वहाँ अमेरिका की जीडीपी जा चुकी थी। तो इस वजह से वहाँ के लोग और ज़्यादा बौखलाने लगे, बोला तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें हमने वहाँ बैठाया सरकार के लिए नीतियाँ बनाने के लिए, प्रशासन को तुमने बनाया, तुमने अपनी मर्जी से बनाया, उसका काम क्रियान्वयन करना होता है। तो फिर ऐसा क्या बात हो रही है कि हम दिन ब दिन प्रोग्रेस करने की जगह नीचे चले जा रहे हैं, तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। यह सम्मेलन और ज़्यादा क्रांतिकारी के रूप में भी बदलने लगा। इस सम्मेलन से अपन को रिजल्ट क्या निकल के आया था उसके बारे में बातें करते हैं। 3E की अवधारणा निकल के आई थी। 3E की अवधारणा किस तरीके से निकल के आई, इसको बातें करते हैं। 3E, पहली ई का मतलब होता है इकोनॉमी, दूसरी ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, और तीसरी ई का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, मतलब अर्थव्यवस्था, दक्षता, प्रभावशीलता। ये 3E की अवधारणा निकल के आई, और इन 3E की अवधारणा ने इकोनॉमिक्स ढांचे जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, उसको धीरे 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 उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो सम्मेलन है वो नव नव युवा पीढ़ी के हाथों में है, ना कि पुराने विद्वानों के हाथों में, ना कि बुजुर्ग लोगों के हाथों में, बल्कि इस वक्त अब झंडा किसके हाथों में था, नवीन युवा पीढ़ी के हाथों में, मतलब पढ़े लिखे रोजगार न पाने वाले बेरोजगार लोगों के हाथों में, क्योंकि रोजगार देने के लिए सरकार के पास कुछ था ही नहीं। और कुछ लोग इसके अंदर ऐसे भी थे जो वकालत करके आए थे, जैसा अपन ने देखा था। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक सम्मेलन और होता है जो सबसे पहला सम्मेलन होता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, 1967 के अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। एक जगह है फिलाडेल्फिया, वहां पर ही होता है यह सम्मेलन। इसमें इसके अध्यक्ष थे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, इनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें इन्होंने एक बात बोली थी कि देखो, लोक प्रशासन तुम जिस तरीके से चलाना चाहते हो जनता से, उस तरीके से अगर तुम्हें चलाना है ना, तो मानव के मुंह की बात को अपनाना पड़ेगा। मतलब मानव के द्वारा निकले मुंह की बात को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, मतलब व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, हर एक दैनिक जीवन को अपनाना पड़ेगा। तब हम हमारे बीच में रहकर वो प्रशासनिक अधिकारी हमारी सारी समस्याओं के बारे में अच्छे से जान सकेगा। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला था कि अगर प्रशासन को फिर से बनाना है, तो उसके लिए इंडिया के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर या फिर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर प्रशासन का निर्माण हमें करना है, तो ढांचा ऐसा हो जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में रहकर काम करे, और वो जनता से घुल मिल कर काम करे, क्योंकि जो जनता के बीच में बैठता है उसे ही मालूम होता है कि जनता की समस्या क्या है, जनता की कमजोरी क्या है, और जनता की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये सबसे पहला सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में जो भी लोग आएंगे वो सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही लोग आएंगे। यहाँ पे नवीन युवा पीढ़ी दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन नवीन युवा पीढ़ी अपन को देखने कब से मिलती है, 1900 1968 से, इसके ठीक 1 साल बाद से नवीन युवा पीढ़ी अपन को देखने के लिए मिलती है। तो ये अपन ने सिर्फ आज 4 सम्मेलन पढ़े थे। पहला सम्मेलन पढ़ा था मुनरो ब्रुक सम्मेलन, सबसे पहला 1968 में किया गया था। दूसरा सम्मेलन पढ़ा था 1988 में जो सम्मेलन किया गया था, दूसरा मुनरो ब्रुक सम्मेलन। और तीसरा सम्मेलन जो हमने पढ़ा था 2008 के अंदर। और सबसे पहला जो सम्मेलन इन तीनों सम्मेलन से पहले भी जो हुआ था, उसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। उसके बातें करते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मुनरो ब्रुक सम्मेलन के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंदर जो भी लोग सम्मेलन में भाग लेने आए थे, सारे के सारे बुजुर्ग लोग थे, 50 साल से प्लस के बंदे थे। लेकिन जो भी मुनरो ब्रुक सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए आते हैं, सारे के सारे
नवीन युवा पीढ़ी के लोग थे, यंग लोग थे। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लोक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य क्या था? लोक प्रशासन चाहता क्या था? अपन ने इन सम्मेलनों के अंदर देखा कि लोक प्रशासन दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता था, क्या उसकी डिमांड्स थी? उन सारे सवालों के जवाब देखने के लिए चलते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ। लोक प्रशासन की सबसे पहली जो अवधारणा थी वो अपन को देखने के लिए कहाँ से मिलती है? सबसे पहले मनरो ब्रुक सम्मेलन मतलब 1968 में भी देखने के लिए मिली, 1988 में भी देखने के लिए मिली, और 2008 में तो 3A की अवधारणा हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये जो अध्यक्ष थे फ्रैंक मेरीमी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी 1971 में, उन्होंने इसका एक लेखा जोखा तैयार किया था, जैसे अपन मेरीमी की रिपोर्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन के उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर ही 4 लक्ष्य बताए थे। मैंने बताया था फ्रैंक मेरीमी ने जो लेखा जोखा तैयार करके रखा था, उन्होंने उसमें 50% लोक प्रबंधन को जैसे वो बनाना चाहते थे, उन्होंने वैसा वहाँ बयां कर दिया था। बयां क्यों किया था? क्योंकि भाई हमें इस तरह का नवलोक प्रबंधन चाहिए जो हमारे बीच में रहकर हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो जानते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट पॉइंट्स जो फ्रैंक मेरीमी ने अपनी पुस्तक में लिखे थे, वहां से अपन ने कुछ कॉपी किए। पहला सवाल या फिर पहला पॉइंट, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? इसके अंदर अपन यह बोल सकते हैं कि नव लोक प्रशासन को जानने की समस्या के प्रति जागरूक करना। यहाँ पे यह है कि जनता के बीच में रहकर नवलोक समस्या को जानने के प्रति जनता को जागरूक करना। एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में रहेगा तो उसे जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान और हमारी समस्याओं के बारे में मालूम पड़ेगा ना, उतनी जल्दी वो दूर रहकर नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर दूर रहकर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता तो शायद सरकार सबसे बड़ी चीज़ होती हमारे लिए। लेकिन लोक प्रशासन को लाने की फिर हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन लोक प्रशासन आज हमें लाना पड़ रहा है, वो क्यों? क्योंकि सरकार की दूरी हमसे बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। तो इसके लिए प्रासंगिकता का मतलब यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत नव लोक प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मूल्यमुख। जैसा फ्रैंक मेरी मी ने अपनी पुस्तक के अंदर बोला था कि यहाँ पर जब हम लोक प्रशासन बनाएंगे नया, उसके अंदर मानव के द्वारा निकली हुई बात पर बल देना चाहिए। मतलब मनुष्य के व्यवहार पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसे काम करना चाहिए, वो किस काम में इम्पोर्टेंस रखता है। उन सारी समस्याओं के लिए मूल्य के मुख पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं आराम से कि इसके अंतर्गत लोक प्रशासन को समाज के कमज़ोर और पिछड़े मनुष्यों के व्यवहार पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। मतलब मनुष्य के व्यवहार को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार जितना अच्छा बनाकर रखेगा एक प्रशासनिक अधिकारी, आम लोगों से उतना ही अच्छे तरीके से वो आम लोगों की, जनता की समस्याओं और ज़रूरतों के बारे में समझ सकेगा। चलते हैं अपन अगले अगले पॉइंट की तरफ। सामाजिक समानता। सामाजिक के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे समाज को एक प्रशासनिक अधिकारी की निगाहों में ऐसा बताया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी के सामने एक गरीब और एक अमीर दोनों बराबर की कैटेगरी में आते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जिसकी जो ज़रूरत है वो अमीर की ज़रूरत भी है, और जो गरीब की ज़रूरत है वो गरीब की ज़रूरत तो है, अमीर की ज़रूरत भी है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी की निगाहों में हमेशा अमीर और गरीब दोनों एक ही कैटेगरी या फिर एक ही अंदाजे से देखे जा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग या फिर कमजोर वर्ग लोगों के कार्य को सबसे ज़्यादा करने पर बल दिया गया। उनके लिए नए नए रोजगार करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी को, और वो ऐसा करता भी है। आज की जनरेशन में अगर अपन बातें करें इंडिया के अंदर, तो अपन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए नई नई योजनाएं ला के दे रहे हैं। इस वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुद सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं।
तो उस तरीके से ही एक प्रशासनिक अधिकारी को हर एक काम अपना सही तरीके से करना चाहिए। ऐसी बातें फ्रैंक मेरेमी अपनी पुस्तक जो लिखते हैं 1971 में, उसके अंदर सारी बातें बयां कर देते हैं। अगली बातें करते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला जो पॉइंट है उसका नाम है परिवर्तन। इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक समानता लाने के बाद जब लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर देखो जनरेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, तो जनरेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है। और जब टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रशासन है, वो पब्लिक एड है, वो पीछे रह जाए। तो इसके लिए उन्होंने बोला, फ्रैंक मेरेमी ने, कि प्रशासन को भी समय समय पर खुद को बदलते रहना चाहिए। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल के लिए समझें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर साल में कम से कम 5 से 6 बार तो आराम से बदल जाता है। कुछ ना कुछ हम उसमें संशोधन करते ही रहते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने, फ्रैंक मेरेमी ने, अपनी पुस्तक के अंदर ये वाली बात सबसे अच्छी लिखी थी कि लोक प्रशासन को भी समय समय पर खुद को परिवर्तित करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जनता आगे निकल जाए, लोक प्रशासन अपनी सीमा के दायरे में रहते हुए पीछे रह जाए। उसका क्षेत्र दिन व दिन बढ़ता रहना चाहिए और समय समय पर वो क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार उस पर सबसे ज़्यादा बल दे। ऐसा काम फ्रैंक मेरेमी अपनी पुस्तक के अंदर ऐसी बातें करते हैं। सवाल अपना यहाँ खत्म होता है। बात करते हैं अंतिम चीज, निष्कर्ष के बारे में। नवलोक प्रशासन में ये चारों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे, उसके बारे में अपन एक बार इनको फिर से देखते हैं। प्रासंगिकता, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समझना। दूसरी चीज मूल्यमुख, मूल्यमुख का मतलब जनता के व्यवहार को समझने से था, कि भाई जनता के बीच में रहेंगे तो उसके हमको समझने के लिए मिलेगा और जनता हमको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगी हमारी, या फिर जनता जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को हमारे सामने खुल के रखेगी, डर के नहीं रखेगी। तीसरी चीज़ सामाजिक, मतलब एक दूसरे को बराबर देखना है, सामाजिक समानता लानी है, सब लोगों के लिए रोजगार इकट्ठे करना है, सब लोगों के लिए नई नई नीतियाँ बनानी है। और परिवर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, खुद को भी समय समय पर बदलते रहना है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इन चारों लक्ष्यों को देखते हुए फ्रैंक मेरेमी ने ये वाली बात बोली थी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है, वो सामाजिक समानता पर दी गई है। और ये अपन आज देखते भी हैं। इंडिया के अंदर चलें या फिर किसी भी देश के अंदर चलें, प्रशासनिक अधिकारी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक मनुष्य एक बराबर ही नज़र आता है। हर एक मानव, हर एक मनुष्य एक जैसा ही नज़र आता है। उसके लिए यहाँ तक कि अपन कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो वन्य प्राणियों के लिए भी रक्षा करने का काम करते हैं। उनके लिए वो भी एक समान देखा जा सकता है, अपन ऐसा बोल भी सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उनके दिल में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं। इनके बारे में भी भाई अपन को कुछ अच्छा करना है। जैसे अगर अपन इंडिया की बातें करें, तो इंडिया के अंदर अपन इस टाइम पे लॉ इनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो लॉ इनको एक आम जनता नहीं बचाती, सरकार बचाती है। सरकार किसके द्वारा बचाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट आदेश तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी को ही देगी ना, तो ये सारे काम प्रशासनिक अधिकारी करता है। चलते हैं अपना आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल ये है, नवलोक प्रशासन के जितने भी अपन ने टारगेट देखे या फिर लक्ष्य देखे या फिर उद्देश्य देखे, उसमें सबसे ज़्यादा बल किस चीज़ पर दिया गया था? तो इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है, और उस सवाल का जवाब है सामाजिक समानता पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो अपनी आज की वीडियो अपन यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके अंदर सिर्फ अपन लोगों ने इतना ही पढ़ा था। कल से अपना एक नया टॉपिक चालू होगा, जो अब अपन लोगों ने यहाँ तक देखा। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा था? अब तक अपन सिर्फ और सिर्फ नवलोक प्रशासन का विकास कर रहे थे, लेकिन अब कल से जब अपनी वीडियो आएगी, या फिर जब भी वीडियो आएगी, कल आएगी, उसके अंदर अब अपन नवलोक प्रशासन के अंदर पढ़ेंगे कि नवलोक प्रशासन हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है। नवलोक प्रशासन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, और मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखना। बाय।